Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग और वांगजी दोनों के लिए भी ये नाइट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। फाइनली वांगजी ने विंग को हासिल कर लिया था। उन दोनों में जो भी बाउंड्रीज थी वो सारी क्रॉस हो चुकी थी। एक अल्फा और ओमेगा का बॉन्ड उन दोनों में बन चुका था। प्लेजर, पेन, पर फिर भी सब कुछ बहुत सेटिस्फाइंग था उन दोनों के लिए। विंग जिसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था क्योंकि उसे इंटीमेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो वांगजी था जिसने विंग को इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं समझाया था आज रात को। इसीलिए वांगजी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उस पर विंग मान गया था क्योंकि ऑब्वियसली उसे उसके हीट के पेन से रिलीफ मिल रहा था और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वांगजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगा था। उसका ओमेगा वांगजी को अल्फा मानने लगा था। तो वांगजी ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो सही विंग कंसिडर करता था। मिडनाइट को वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेकर सो चुका था क्योंकि वो देख सकता था कि विंग बहुत टायर्ड है। वही दूसरी तरफ वो मॉन्क अभी भी यहाँ आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और कहीं ना कहीं अर्ली मॉर्निंग उसका ये स्ट्रगल फाइनली सक्सेसफुल रहा। वो फाइनली विंग के मेंशन के बाहर था, बट ऑब्वियसली विंग के मेंशन का मेन गेट लॉक था। वो मॉन्क और उसके साथ आए हुए लोग अंदर कैसे जाना है ये सोच ही रहे थे, तभी उस रात के सन्नाटे में मेंशन का गेट एक क्रीपी आवाज़ से ओपन हुआ था। वो मॉन्क जिसने अपने हाथ में एक बुद्धा का ब्रेसलेट पहन के रखा था उसे निकाल कर उसने अपने हाथ में ले लिया था और वो लगातार कुछ चैंटिंग कर रहा था और उसी चैंटिंग के साथ उसने अंदर कदम रखा। उस मेंशन की लाइट्स जो बंद थी अचानक ऑन हो गई जैसे ही उस मॉन्क ने उस मेंशन में पहला कदम रखा था। एक क्रीपी लाफिंग वॉइस उस मेंशन में गूंज चुकी थी जो उस सन्नाटे में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इवन उस मॉन्क को छोड़ के बाकी जो भी लोग उसके साथ आए थे वो तो उस आवाज़ को सुन के ही डर चुके थे, पर फिर भी उन्होंने उस मॉन्क के साथ उस मेंशन में एंटर किया। फिलहाल वो मेंशन बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था और वो शांति कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो मॉन्क जो हर तरफ देखते हुए उस मेंशन में फाइनली एंटर कर चुका था, साथ ही वो सारे लोग भी। अचानक उस मॉन्क की नज़र एक डायरेक्शन में गई जहाँ एक रॉकिंग चेयर पर गई जो धीरे धीरे मूव हो रही थी और उसी के साथ उस सन्नाटे में एक क्रीपी आवाज़ उस रॉकिंग चेयर की गूंज रही थी। पर इन सब से हटके मॉन्क का ध्यान गया था उस रॉकिंग चेयर पर बैठे इंसान की तरफ और साथ ही उस मॉन्क के साथ जो लोग आए थे वो भी शॉकिंगली अपने सामने देख रहे थे। उन्होंने कभी भी इस इंसान को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांगजी जो उस रॉकिंग चेयर पर शांति से बैठा हुआ था, अपनी आइज़ को क्लोज किए, वो शर्टलेस था। उसने बस बॉटम वेयर करके रखा था। उसके फेस पर एक स्मग था, एक क्रीपी स्माइल। वैसे तो वांगजी दिखने में हैंडसम था, पर आज वो क्रीपी वाइब्स दे रहा था। कहीं ना कहीं वांगजी की खुद की फैमिली जो उसके साथ वांगजी के बर्थ से है, वही वांगजी को देखकर शॉक थे। हाँ, उस मॉन्क के साथ वांगजी की पूरी फैमिली आई थी। लैन चिंगेजुन, लैनी, सिचैन और इस बार सिचैन के साथ उनका मेट भी था, मेंग्याओ। आज तक उन चारों ने भी वांगजी को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। वांगजी इतना शेमलेस नहीं था कि वो विदाउट शर्ट इधर उधर घूमे। साथ ही हाँ, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में हेजिटेट करता था, पर फिर भी हमेशा उसे देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती थी। पर आज ऐसा नहीं था। वांगजी को देखकर आज नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। इनफैक्ट सबको कहीं ना कहीं वांगजी का ऑरा डरा रहा था। अब तक तो उसने अपनी आइज़ तक क्लोज नहीं की थी, पर उसके फेस पर जो एक्सप्रेशंस थे वही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो मॉन्क जो ऑलरेडी सब कुछ समझ चुका था, वो जान चुका था कि उसे यहाँ आने में बहुत देर हो चुकी है। वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है और शायद ये उसका फर्स्ट स्टेप है। वो मॉन्क जो अभी भी चैंटिंग कर रहा था, वांगजी जिसे वो चैंटिंग्स पसंद नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली उसे वो चैंटिंग्स इरिटेट भी कर रही थी और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशराइज भी फील करा रही थी। इसलिए उसने फाइनली अपनी आइज़ ओपन की। वो मॉन्क जो वांगजी के
थोड़ी दूरी पर खड़ा था और उस मॉन्क के पीछे वांग जी की पूरी फैमिली खड़ी थी जो वांग जी को डिसबिलीवली देख रही थी। वांग जी ने अपनी आइज़ जब ओपन की तो उसकी आइज़ गोल्डन में शाइन कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उन गोल्डन आइज़ में हल्का सा रेड कलर था जो बहुत डेंजरस था। वांग जी जो उस रॉकिंग चेयर से उठ गया था वो सीधा उस मॉन्क के सामने आकर खड़ा हो गया था। उन दोनों में बस एक कदम का फासला था। वांग जी जो सीधा उस मॉन्क की आंखों में देख रहा था, उसके फेस पर वही क्रीपी स्माइल थी। फिर एक बार बचाना चाहती थी उसे, रोकना चाहती थी मुझे उसके करीब जाने से, पर तुम ये कैसे भूल गई कि ना तब तुम ये सब कुछ कर पाए थे और ना आज कर पाए। तब भी तुम मुझे नहीं रोक पाए थे और देखो आज भी तुम हार गए। बहुत प्रीशियस है ना वो तुम्हारे लिए, प्योरिटी का वो खूबसूरत स्टैचू, पर हमेशा, तब भी, आज भी और हर वक्त, आगे भी, हर बार वो मेरे ही हाथों डिस्ट्रॉय होगा। तुम रोक नहीं सकते उसे, चाहे उसे कैद कर लो, चाहे उसे छुपा लो, दुनिया की किसी भी कोने में लेके जाओ, पर तुम हम दोनों की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। हम दोनों मिलेंगे, हर बार मिलेंगे और हर बार उसकी इनोसेंस, उसकी वो प्योरिटी मेरे इन्हीं आर्म्स में डिस्ट्रॉय होगी, जैसे आज हुई है। वो शील्ड जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थी, खुद गॉड ने बनाई थी, पर फिर भी मैंने उसे तोड़ दिया। वैसे मुझे तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए। आफ्टर ऑल आज तक सोल बन के उसके करीब जाने की कोशिश की तो जा नहीं पाया, पर तुमने मेरा काम आसान कर दिया इस बॉडी को यहाँ भेज के। इसका ये हैंडसम फेस, ये चार्म जिससे वो इनोसेंट भी बच नहीं पाया, और अब ये दोनों भी मेरे हाथ की कठपुतली है। ना तुम उसे बचा पाओगे ना इसे, और अगर इस बार बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। डेफिनेटली ये वांग जी नहीं था, ये वो सोल थी जो वांग जी के अंदर थी, जो वांग जी को यूज कर रही थी विंग के करीब जाने के लिए। वही वो मॉन्क जो ऑब्वियसली इन सब बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। सही कहा वांग जी ने, ना वो तब कुछ बचा पाया ना आज कुछ बचा पाया। वो इनोसेंट सच में इस डेविल के आगे हार ही गया। वो शील्ड जो आज तक उसे प्रोटेक्ट करती थी वो भी इस सोल ने तोड़ दी। ऑब्वियसली वो कोई रूमर्स नहीं थे, सच में विंग के आसपास जो भी बैड इंटेंशन से जाने की कोशिश करता वो सफ़र करता था। उसकी आईज सच में ब्लाइंड होती थी, साथ ही उसके हाथ जो विंग को गलत तरीके से टच करने के लिए उठते थे वो सच में चलते थे। और वांग जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसने विदाउट चार्म विंग को हाथ लगाया। मतलब विंग ने वांग जी को जब हाथ लगाया था मॉर्निंग में, तो वांग जी के हाथ जले ही इसलिए थे क्योंकि तब उसने उस रेड चार्म का यूज़ नहीं किया था, और जब वांग जी ने उस चार्म को होल्ड किया तब जाकर कहीं उसे रिलीफ मिला। उस चार्म की ही मदद से वांग जी विंग को होल्ड कर पाया, वरना विंग को टच करना सच में इम्पॉसिबल था। आज भी वांग जी विंग के करीब बस उस चार्म की वजह से जा पाया। वो मॉन्क जो ऑलरेडी फेल था, पर फिर भी वो आगे का कुछ तो रुक पाए, इसी उम्मीद में उसने वांग जी से विंग के बारे में पूछा। ऑब्वियसली वांग जी का काम हो चुका था, पर विंग की कंडीशन कहीं ना कहीं इस मॉन्क को दिखाकर इसे ये रियलाइज करना कि ये एक फेलियर है कितना ऑसम होगा ना। यही सोचकर वांग जी ने विंग की लोकेशन उस मॉन्क को बता दी। वो मॉन्क जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो स्टेयर्स से ऊपर जाने लगा। साथ ही उस मॉन्क ने वांग जी की पूरी फैमिली को भी अपने साथ चलने के लिए बोला था, क्योंकि वांग जी फिलहाल अपने होश में नहीं है, वो उस सोल के कंट्रोल में है और वो सोल वांग जी की फैमिली को भी हार्म कर सकती है। वही वांग जी की फैमिली तो वांग जी को ऐसे देखकर ही डर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया और वो
मॉन्क के साथ जाने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली मॉन्क ने रास्ते में ही उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी। ये भी कि जिससे वो मिलने जा रहे हैं वो डेफिनेटली उनका बेटा नहीं है। भले ही बॉडी वांगजी की है, पर उसमें जो स्पिरिट है वो किसी और की है। वो मॉन्क जो फाइनली उस रूम के सामने पहुंच चुका था, जिसके बारे में उसे वांगजी ने बताया था, उस मॉन्क ने खुद को पीछे किया और लैनी और मेंग्याओ की तरफ इशारा किया, जिससे वो दोनों भी आगे आए, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली एक ओमेगा के रूम के डोर को ओपन करना, वो भी ये जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, ये थोड़ा गलत होता। लैनी और मेंग्याओ दोनों ने डोर ओपन किया और वो अंदर गए। अब तक चिंगेजुन, सिचान और वो मॉन्क पीछे ही थे। इवन उन्होंने अपनी नज़रें झुका के रखी थी। लैनी और मेंग्याओ दोनों भी बस 2 ही कदम आगे गए थे और वो उस रूम की तरफ देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र बेड पर गई और वो पीछे मुड़कर मॉन्क और अपनी फैमिली की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उन तीनों को अंदर बुलाया। वो तीनों भी अंदर गए, बट ऑब्वियसली सामने बेड पर विंग नहीं था। उस बेड पर बस ब्लड था और वो पूरा बेड मैसी था। वो मॉन्क जिसने अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली थी, उसके हाथ में जो बुद्धा की माला थी उस पर उसकी पकड़ कस चुकी थी। ऑब्वियसली वो समझ रहा था कि वो सोल बस उसे ये सब कुछ दिखाकर वीक करना चाहती है, क्योंकि उस मॉन्क का और विंग का एक अलग ही रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत प्योर है। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो वो मॉन्क ना कभी खुद को माफ़ कर पाएगा और इवन खुद को संभाल तक नहीं पाएगा। वो मॉन्क जिसकी आंखों से एक आंसू का खतरा गिर चुका था, उसने कोशिश की इवन विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने उस प्रोटेक्टिंग शील्ड पर सिर्फ यकीन नहीं रखा, बल्कि उसने विंग के लिए खुद यहाँ एक प्रोटेक्टर भेजा। पर उस सोल ने उसी प्रोटेक्टर को यूज़ किया और वांगजी के ही हाथों विंग को बर्बाद कर दिया। वो मॉन्क जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से वही क्रीपी लाफ जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर चुकी थी, उसने पीछे मुड़ के देखा जहाँ वांगजी रूम के बाहर खड़ा था। उसकी आइज़ फिलहाल टोटली ब्लैक हो चुकी थी और वांगजी को ऐसे देखकर उसकी फैमिली जो बुरी तरीके से डर के सीधा उस मॉन्क के पीछे हो चुकी थी। वो मॉन्क जो गुस्से से वांगजी को देख रहा था। विंग कहाँ पर है? वांगजी जिसने उस मॉन्क का जब वो सवाल सुना, वो और भी लाउडली हंसने लगा। वो मॉन्क जिसे गुस्सा आ चुका था और इस बार वो मॉन्क भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसने तुरंत एक तालिस्मा निकाला और वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया, जिससे वांगजी जिसे एक झटका लगा और वो थोड़ा पीछे हो गया। मॉन्क जिसने फर्स्ट अटैक किया था वांगजी पर, शायद उसने आज बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया था, कभी भी अपने अपोनेंट पे फर्स्ट अटैक नहीं करना। हो सके तो वॉर की नौबत ना ही आए। अगर शांति से बातों से ही बात सुलझती है तो ठीक है। ये रूल था जिसे आज उस मॉन्क ने ब्रेक किया था। रीज़न भी बहुत बड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मॉन्क की डिग्निटी को टच करके वांगजी ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। या यूँ कहा जाए, वांगजी के अंदर जो सोल थी उसने तो ये अटैक बस काउंटर था, तो जस्टिफाइड था ये एक्ट। वही वांगजी के अंदर जो सोल थी उसे गुस्सा आ चुका था। उस सोल ने लगभग उस मॉन्क की तरफ गुस्से से देखकर क्रॉल करते हुए कहा, तो सच में वो तुम्हें इतना जरूरी है, इतना प्रीशियस है वो तुम्हारे लिए कि तुम अब उसकी वजह से मुझ पे अटैक करोगे, अपनी ही ब्लड लाइन पे। तुमने तो वादा किया था मेरे पेरेंट्स से कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, वो वादा भी तोड़ दिया। आज तुमने सच में ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं, ना तब, ना आज और ना शायद आगे कभी रहूंगा। तुम्हारे लिए जरूरी हमेशा वही रहेगा और यही रीजन है कि मैं नफरत करता हूँ उससे। उसने मेरा सब कुछ छीना है और मैं भी उससे उसका सब कुछ छीनूंगा, चाहे वो हजारों बर्थ ले ले। हमेशा उसकी मौत का कारण मैं ही बनूंगा और उस मौत से पहले उसे वो दर्दनाक जिंदगी भी मैं ही दूंगा।
वांगजी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी उस पूरे मेंशन में गूंज रही थी। वो मॉन्क जो ये सुन के डर चुका था वो आगे आने ही वाला था। तभी वांगजी ने उसकी तरफ एक स्मक करके देखा और अचानक वो कॉरिडोर में खड़ा था ना, तो उसने पीछे होके सीधा उस रीलिंग के नीचे छलांग लगा दी, मतलब नीचे। ये देखते ही वो मॉन्क के साथ साथ वांगजी की पूरी फैमिली की जान भी हलक में अटक चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली सोल कोई सी भी हो, बॉडी वांगजी की है, सोल को हार्म नहीं होगा। पर वांगजी की बॉडी अगर इंजर्ड हो गई तो दर्द वांगजी को सहना है। यही सोच के वो सब भागते हुए उस रीलिंग के पास आए, पर ऑब्वियसली उन्होंने जब नीचे देखा तो वांगजी बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था। उसने बस उस मॉन्क की तरफ देखा और वो स्मक कर रहा था। अचानक वांगजी की बॉडी के आसपास बहुत सारा ब्लैक स्मोक अपीयर हुआ और कुछ ही देर बाद वांगजी वहाँ से वैनिश हो चुका था। ऑब्वियसली उसके बाद मॉन्क ने सबको कहा कि पूरा मेंशन चेक करे, कहीं भी विंग मिले तो वो उसे इन्फॉर्म करे। ये सुनते ही सब लोग अलग अलग होके उस मेंशन के सारे रूम्स को चेक करने लगे। इनफैक्ट हर तरफ विंग को ढूंढा जाने लगा, पर विंग वहाँ नहीं था। मॉन्क जिसे जब ये पता चला कि विंग कहीं नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जैसे वो हार गया। अब विंग वांगजी के कंट्रोल में है और वांगजी उस सोल के कंट्रोल में, मतलब वो दोनों भी उस सोल के पास है और वो सोल ऑब्वियसली अपना रिवेंज लेने के लिए उन दोनों को भी इस्तेमाल करेगी। वांगजी के हाथों विंग को मरवाएगी। फेटेड मेट है और वो दोनों भी एक दूसरे की डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं और एग्जैक्टली उस सोल ने वैसा ही किया है। वांगजी के हाथों विंग को इम्प्योर करके विंग का इस्तेमाल करेगी ताकि वो खुद पावरफुल हो पाए, और ये सब कुछ वांगजी थ्रू होगा। देन वांगजी की बॉडी को वो अपना लेगी और वांगजी की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे उसे रिवेंज भी मिल जाएगा और एक हेल्दी बॉडी भी। ये बात जहाँ वो मॉन्क समझ चुका था, वही दूसरी तरफ वांगजी की फैमिली वांगजी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने बेटे को यहाँ क्योर होने के लिए भेजा था, पर यहाँ तो वो और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गया। वांगजी की फैमिली जो सच जानना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अपने बेटे को बचाना था, वो वांगजी को खो नहीं सकते थे, यही उनका मोटिव था। इसीलिए अब वो उस मॉन्क से पूछने लगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों उनका बेटा ऐसे बिहेव कर रहा है। वो मॉन्क जिसने एक डीप ब्रीथ ली, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों को भी सच्चाई जानना ज़रूरी है, तभी ये लोग उसकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सोल को कंट्रोल ये लोग भी कर सकते हैं। यही मोटिव रखते हुए उस मॉन्क ने सच्चाई बताना स्टार्ट किया। सेंचुरीज पहले यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स नहीं बल्कि कल्टिवेटर्स रहते थे। कल्टिवेटर्स जिनके पास कोर थी, गोल्डन कोर, जो उन्हें लॉन्ग लाइफ, बहुत सारी पावर्स देती थी। बचपन से ही नॉर्मल पीपल्स को भी कोर एक्टिवेट करना सिखाया जाता था ताकि वो बड़े होकर ग्रेट कल्टिवेटर बन सके। पर ऑब्वियसली जैसे जैसे लोगों में पावर्स बढ़ने लगी, उनमें ग्रीड भी आने लगी। पावर्स, मनी, अथॉरिटी के लिए वो सब एक दूसरे से ही लड़ने लगे, और इसी लड़ाई को रोकने के लिए बाद में क्लैंस डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। उन क्लैंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लैन लीडर होता था, और हर क्लैन लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करे। उस क्लैन लीडर के हाथों में पूरी पावर, अथॉरिटी, मनी होती थी। अपने क्लैन को कैसे बिल्डअप करना है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसकी ग्रोथ करनी है, ये सब कुछ क्लैन लीडर डिसाइड करते थे। जब क्लैन डिस्ट्रीब्यूट हुए तब फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति होने लगी, क्योंकि अब लोग फालतू की एक दूसरे के खिलाफ वॉर नहीं करते थे। सबको अपनी अपनी प्लेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी और वो लोग अपने ही दायरे में रहते थे। अगर सामने वाला अटैक नहीं करेगा तब तक वो लोग भी हरकत नहीं करते थे। पर ऑब्वियसली कुछ लोगों में अभी भी ग्रेड थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे जितना उनके पास है उसमें, तो वो बाकियों से जो उनके पास नहीं है उससे छीनना चाहते थे। सिंपली मोस्ट पावरफुल क्लैंस कल्टीवेशन वर्ल्ड में थे जियांग क्लैन, नी क्लैन, वन क्लैन, जिन क्लैन, और इन सब से मोस्ट पावरफुल, प्योर, हेल्दी और वेल्थी क्लैन
लैन क्लैन। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये क्लैन अपने हर्ब्स, मेडिकल स्किल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी प्योरिटी के लिए जाना जाता था। लैन क्लैन वाले अपने फोरहेड पर फोरहेड रिबन पहनते थे, हमेशा वो वाइट क्लॉथ में रहते थे। तब गुसु उनकी प्लेस थी और तब लैन क्लैन के क्लैन लीडर थे लैन शू और उनकी ओमेगा मैडम लैन। लैन क्लैन की सारे क्लैन में एक अलग ही प्रेस्टीज थी और सब लैन क्लैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। रीज़न सिंपल था, लैन क्लैन अग्रेसिव क्लैन नहीं था, वो कभी भी दूसरे को हार्म नहीं करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मून गॉडेस की खुद इन पर नज़र थी। मून गॉडेस लैन क्लैन को बहुत ज़्यादा फेवर करती थी। यही रीज़न था कि लैन क्लैन से जो रिवर निकलती थी उसमें तक मैजिकल हर्ब्स थी। कहा जाता था कि एक बार कोल्ड पॉन्ड में बात लेने से हर प्रॉब्लम ठीक होती है। कोल्ड केव में वो हर्ब्स मिलती थी जो बहुत ज़्यादा रेयर थी और हर बीमारी का क्योर होती थी। लैन क्लैन का फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैजिकल था। वहाँ जो प्लांट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे और उतने ही इफ़ेक्टिव थे वहाँ के लोग भी। लैन क्लैन सबसे ग्रेट कल्टीवेटर्स क्रिएट करता था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैन क्लैन की सबसे फेमस चीज़ थी यहाँ के 3000 रूल्स। ऑब्वियसली इतना प्रेस्टिजियस क्लैन है तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी उतना ही था। सारे क्लैन्स में शांति थी, सब कुछ ठीक था, पर अचानक एक गलत कदम, किसी की पावर्स की ग्रीड ने एक ऐसी इलनेस को जन्म दिया जो धीरे धीरे कल्टीवेटर्स की गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय करती थी। पहले उनकी पावर्स को खींच के धीरे धीरे उनकी कोर खत्म होती थी और जैसे ही कोर खत्म हुई वैसे ही वो कल्टीवेटर नॉर्मल ह्यूमन बन जाता था एंड देन धीरे धीरे वो तड़प तड़प के मर जाता था। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलने लगी जिससे बहुत सारे कल्टीवेटर्स की तड़प तड़प के मौत होने लगी। ऑब्वियसली हर कोई इस इलनेस का क्योर लेने लैन क्लैन के पास गया, पर लैन क्लैन ने भी कभी भी ऐसी इलनेस के बारे में नहीं सुना था। इवन उनके बुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ऑब्वियसली लैन क्लैन से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा होप थी क्योंकि सब जानते थे कि खुद मून गॉडेस लैन क्लैन को फेवर करती है। इसीलिए सबने लैन क्लैन को रिक्वेस्ट किया कि वो मून गॉडेस से इस इलनेस का क्योर मांगे वरना पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। लैन क्लैन ने भी इसे एक्सेप्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी थी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति रखने की। तब लैन क्लैन लीडर मून गॉडेस की प्रेयर करने के लिए खुद को आइसोलेट कर चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका काम था, मून गॉडेस से हेल्प मांगना। वैसे भी उनके पास कुछ पावर्स थी। करीबन 6 मंथ गुजर चुके थे जहाँ एक तरफ लैन क्लैन लीडर का कोई अता पता नहीं था, वही दूसरी तरफ उनकी ओमेगा जो प्रेग्नेंट थी फाइनली अपने 9 मंथ में एंटर कर चुकी थी। लैन क्लैन लीडर के एब्सेंस में ही उन्होंने एक अल्फा बेबी को बर्थ दिया और उसका नाम रखा गया शू यांग, लैन शू यांग। शू यांग करीबन 4 मंथ्स का हो चुका था और लैन क्लैन लीडर को गए हुए करीबन 1 ईयर हो चुका था। इस दौरान बहुत सारे कल्टीवेटर्स ऑलरेडी मर चुके थे, बहुत सारे अपने लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और फिलहाल लैन क्लैन लीडर के एब्सेंस में लैन क्लैन लीडर की पोस्ट उनके छोटे ब्रदर लैन कुरैन ने होल्ड कर ली थी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे। करीबन 1 साल बाद लैन क्लैन लीडर वापस आए और उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने सारे क्लैंस के लीडर्स को बुलाया हुआ था। उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि कोई है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क मतलब नेगेटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है, उसका यूज कर रहा है और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते ये इलनेस आई है। कोई कल्टीवेटर्स का मिसयूज करके उनकी सोल को कैप्चर कर रहा है ताकि वो पावर गेन कर सके। ये बात जब सबको पता चली ऑब्वियसली सब गुस्सा हो चुके थे क्योंकि इस ग्रीड के चलते बहुत सारे कल्टीवेटर्स खो चुके थे, मतलब ऑब्वियसली मर चुके थे। पर अब ये कर कौन रहा है ये बात किसी को नहीं पता थी। खैर वो बात की थी, वो पता लगाना ज़रूरी भी था, पर वो मैटर थोड़ा साइड में रखना फिलहाल ज़रूरी था क्योंकि
फिलहाल उस इलनेस का क्योर ढूंढना ज़रूरी था। जब क्योर की बात हुई तो लैंड क्लैन लीडर ने सबको बताया कि बहुत जल्द क्योर बर्थ लेने वाला है। ये सुनते ही सब शॉक हो गए। बर्थ लेने वाला है मतलब? तब लैंड क्लैन लीडर ने सबको बताया कि मून गॉडेस ने अपना अंश ऑलरेडी कल्टीवेशन वर्ल्ड में भेज दिया है, जो लैंड क्लैन में बर्थ लेगा। एक ऐसा चाइल्ड जिसके पास बर्थ से ही हीलिंग पावर्स होगी। खुद मून गॉडेस का अंश होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्योर होगा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सारी पावर्स का वो अकेला मालिक होगा और उसकी हिफाजत खुद मून गॉडेस करेगी और साथ ही लैंड क्लैन भी इसमें इंक्लूड होगा। उस चाइल्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लैंड क्लैन की होगी। ऑब्वियसली वो लैंड क्लैन से ही होगा तो पूरा लैंड क्लैन उसे प्रोटेक्ट करेगा। सब क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि वो चाइल्ड कब बर्थ लेगा और किसके पास रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लैंड क्लैन बहुत बड़ा है और यहाँ एक प्रेग्नेंट इंसान तो नहीं है। बहुत जल्द बर्थ लेने वाला है मतलब ऑब्वियसली वो ओमेगा प्रेग्नेंट होगी जो उसकी मदर बनेगी। लैंड क्लैन लीडर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इवन उन्होंने सबसे ये कहा कि लैंड क्लैन में फिलहाल जितनी भी प्रेग्नेंट ओमेगाज है वो अब लैंड क्लैन के प्रोटेक्शन में रहेगी, ताकि कोई भी उस चाइल्ड को हार्म ना कर पाए। और समय आने पर लैंड क्लैन लीडर खुद उस चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली सबने इस बात पर अग्री कर दिया, क्योंकि ये उस चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए सही भी रहेगा। क्योंकि अगर लैंड क्लैन लीडर ने पर्टिकुलरली उस ओमेगा की आइडेंटिटी बता दी जिसके थ्रू वो ओमेगा मतलब जिस ओमेगा के थ्रू वो चाइल्ड बर्थ लेने वाला है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। करीबन ऐसे ही 4 मंथ्स बीत गए और एक रात आसमान हद से ज़्यादा क्लियर था, स्टार्स शाइन कर रहे थे और मून भी ब्राइटली शाइन कर रहा था। उस शांत रात में कुछ चीखें गूंज रही थी। अचानक वो चीखें शांत हो गई और एक रोने की आवाज़ जो लैंड क्लैन को खुश कर चुकी थी। मिस्टर और मिसेस शाओ को एक ब्यूटीफुल ओमेगा चाइल्ड हुआ और वो चाइल्ड फिलहाल लैंड क्लैन लीडर शू के हाथ में था। मून गॉडेस का वो ब्यूटीफुल अंश जिसे लैंड क्लैन लीडर ने नाम दिया शाओ शिनचैन। जैसे ही उस बेबी का बर्थ हुआ था, मिसेस शाओ की डेथ हो चुकी थी और सिर्फ मिसेस शाओ नहीं बल्कि शाओ शिनचैन को देखने के तुरंत बाद ही उसके खुद के फादर की भी डेथ हो चुकी थी, मतलब मिस्टर शाओ की, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इस अर्थ पे काम कंप्लीट हो चुका था। शाओ शिनचैन के बर्थ के लिए ही वो इस अर्थ पे आए थे और जैसे ही उन्होंने उनके बच्चे को बर्थ दिया, मून गॉडेस के अंश को इस धरती पे लाया, वैसे ही उन दोनों की डेथ हो गई। लैंड लीडर शू ने उस बच्चे को अपना लिया क्योंकि ऑब्वियसली वही क्योर बनने वाला था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और फिलहाल शाओ शिनचैन करीबन 2 साल का हो चुका था। सिर्फ 2 साल का बच्चा, पर इतना ज़्यादा पावरफुल कि वो किसी की तरफ एक नज़र देख भी ले, किसी को एक उंगली से छू भी ले तो वो इंसान हर इलनेस से क्योर हो जाता था। और उसी बच्चे ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो इलनेस फैली हुई थी उसे धीरे धीरे क्योर करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली खुद मून गॉडेस ने उसे भेजा था। भले ही वो छोटा था पर हीलिंग टेक्निक उसे बचपन से थी, मतलब बाय बर्थ ही वो हीलर था। मैजिकल पावर्स थी उसमें, प्योरिटी का वो सिंबल था, इसीलिए वो लोगों की अच्छाई के लिए ही काम करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसी के साथ बड़ा हो रहा था शू क्लैन लीडर का अल्फा सन शुयांग। उन दोनों की उम्र लगभग सरीकी ही थी, बस कुछ ही मंथ्स का गैप था उन दोनों में। बचपन से ही लैंड क्लैन लीडर ने शाओ शिनचैन को भी अपने बच्चे की तरह ही रखा था, इसीलिए शुयांग और शाओ शिनचैन में अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिलहाल वो दोनों भी लगभग 5 साल के हो चुके थे। अब फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में हैप्पीनेस आ चुकी थी, पर अभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी को भी ये पता नहीं चला था कि नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कौन कर रहा है। अभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे क्लैन लीडर्स उस पर्सन को ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि नेगेटिव एनर्जी फिलहाल कल्टीवेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी।
ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट भी करती थी और उसकी वजह से बहुत सारी इलनेस हो भी रही थी, बहुत सारे कल्टीवेटर्स को इफेक्ट भी हो रहा था। पर ऑब्वियसली शाओ शिनचैन हर इलनेस का क्योर था, जिस वजह से फिलहाल लोगों में खतरा नहीं था, पर ढूंढना सबको था ही उस इनप्योर पर्सन को जो पावर्स की ग्रीड में अंधा हो चुका है। खैर, आज कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी क्योंकि आज लैन क्लैन लीडर का अल्फा सन उसका बर्थडे था। शुयांग और शाओ शिनचैन उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज थी, मतलब उन दोनों की बर्थ डेट एक ही थी। बर्थ मंथ छोड़ा जाए तो उन दोनों का बर्थ ईयर भी एक ही था। और कहीं ना कहीं शुयांग को बचपन से ही लैन क्लैन लीडर ने ये सिखा के रखा था कि उसे हमेशा शाओ शिनचैन को प्रोटेक्ट करना है, जो वो करता भी था। पर आज शायद कुछ बदलने वाला था। सेलिब्रेशन की ये रात शायद बहुत कुछ गलत लाई थी अपने साथ। लैन क्लैन लीडर ने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। देन उन्होंने अपने बच्चे को साथ ही शाओ शिनचैन को भी सुला दिया और वो वहाँ से सीधा अपने ब्रदर मतलब लैन कुरैन के पास गई। लैन कुरैन को उन्होंने ना सिर्फ पूरे लैन क्लैन और कल्टीवेशन वर्ल्ड की बल्कि शुयांग और शाओ शिनचैन की भी जिम्मेदारी सौंप दी और वो दोनों अल्फा ओमेगा हमेशा के लिए ये कल्टीवेशन वर्ल्ड छोड़ के जा चुके थे। मतलब उन दोनों की सोल्स ने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया था और वो दोनों भी मून गॉडेस के पास जा चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली मून गॉडेस ने ये लैन क्लैन लीडर को, जब वो आइसोलेटेड थे, मून गॉडेस से हेल्प मांगने गए थे, तब मून गॉडेस ने यही शर्त रखी थी कि उन्हें 2 कपल की कुर्बानी चाहिए होगी, मतलब सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस, जिसमें से एक खुद शाओ शिनचैन के पेरेंट्स होंगे जिन्होंने शाओ शिनचैन के बर्थ के बाद ही अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस किया। देन उसके बाद शाओ शिनचैन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी लैन क्लैन लीडर पर, और जब वो 5 साल का होगा तब लैन क्लैन लीडर और उनकी ओमेगा को भी खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस देना होगा। और इस बात के लिए वो दोनों भी मान चुके थे, इसीलिए फाइनली आज उन्होंने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर दी थी और उनकी सोल मून गॉडेस के पास जा चुकी थी। ये कंडीशन आज तक किसी को भी नहीं पता थी सिवाय लैन कुरैन के, पर आज जब लैन क्लैन लीडर की और उनके ओमेगा की अचानक डेथ हुई तो लैन कुरैन ने सबको अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ का सेक्रीफाइस बताया ताकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को एक अलग रिस्पेक्ट मिल सके। और ऐसा हुआ भी। लैन क्लैन लीडर और उनकी ओमेगा को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक अलग रिस्पेक्ट मिलने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था। पर ऑब्वियसली ये रिस्पेक्ट किस काम की थी जब वो दोनों मर चुके थे और उनकी मौत का रीज़न बना था शाओ शिनचैन, क्योंकि उसी के बर्थ के लिए तो उसके पेरेंट्स ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। ये सोच शुयांग के दिल में थी और ये सोच शुयांग के दिल में डालने वाला था वेन रोहान, वेन क्लैन का क्लैन लीडर, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, तो उसने भी इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया और अपनी पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार वो शाओ शिनचैन को ठहराने लगा। धीरे धीरे शाओ शिनचैन से वो नफरत करने लगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने पेरेंट्स से इतना लगाव था कि वो उनके बिना सो तक नहीं पाता था। बहुत मुश्किल हुई लैन कुरैन को शुयांग को संभालने में, क्योंकि ऑब्वियसली वही नेक्स्ट लैन हायर था, क्योंकि लैन क्लैन लीडर का जो फर्स्ट सन था वो ऑलरेडी एक ग्रेट हीलर था और उसने डिनाई कर दिया था लैन क्लैन लीडर बनने से, इसीलिए नेक्स्ट हायर शुयांग था। शुयांग जो अब तक अपने पेरेंट्स के कहने पर शाओ शिनचैन की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता था, वो धीरे धीरे अपनी पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार शाओ शिनचैन को समझ के उसके खिलाफ उठ जाने लगा। साथ ही वो देख सकता था कि जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसके अंकल मतलब लैन कुरैन भी शाओ शिनचैन को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं था, वो तीनों बेटों को इक्वली रखते थे, चाहे वो लैन क्लैन का फर्स्ट हायर हो, शुयांग हो या शाओ शिनचैन हो, तीनों को वो इक्वली प्यार देते थे, तीनों को इक्वली अटेंशन देते थे। पर ऑब्वियसली शुयांग को बस कुरैन जो
शाओ शिनचैन को अटेंशन देते हैं वही नजर आता था उन्हें। बस शाओ शिनचैन की फिक्र है, यही शुयांग के दिल में आने लगा। कहीं ना कहीं ये जहर वेन रोहान और भी ज्यादा शुयांग के कानों में घोलने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब शुयांग शाओ शिनचैन से टोटली नफरत करता था। वो एक ग्रेट कल्टीवेटर बन चुका था। उसकी एज फिलहाल 18 ईयर्स थी और सेम एज शाओ शिनचैन की भी थी। शुयांग का बड़ा गग उससे लगभग 4 साल बड़ा था, मतलब वो फिलहाल 22 का था। उनकी वेडिंग भी हो चुकी थी जिन क्लैन के एक ओमेगा के साथ। वही शुयांग जो पिछले 13 साल से नफरत की आग में जल रहा था, पर यह नफरत दुनिया के सामने नहीं थी, ना ही शाओ शिनचैन के सामने। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता था, पर दुनिया के लिए वो एक परफेक्ट कल्टीवेटर था, एक परफेक्ट वॉरियर, एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा, एक ऐसा पर्सन जिसके होते हुए ना लैन क्लैन को और ना ही शाओ शिनचैन को कोई टच भी कर सकता है। ऑब्वियसली लैन कुरैन ने वांगजी और उसके ब्रदर दोनों को भी समझा दिया, सॉरी वांगजी नहीं, शुयांग और उसके ब्रदर दोनों को भी समझा दिया था कि उन दोनों को शाओ शिनचैन की प्रोटेक्शन करनी है, उसे हमेशा प्योर रखना है, उसका ख्याल रखना है और कोई भी उसे टच ना कर पाए। ये बात पहले तो शुयांग को समझ नहीं आती थी, पर जब वो 18 का कंप्लीट हुआ तब उसे इस बात का रियल मतलब पता चला। एक अनटच ब्यूटी जो प्योरिटी का सिंबल थी। प्योरिटी सिर्फ सोल की नहीं होती, बॉडी की भी होती है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि मेट क्या होता है। धीरे धीरे उसे प्यार समझ में आया और उसे सबसे बड़ा शौक उस दिन लगा जब उसने लैन कुरैन की और अपने ब्रदर की बातें सुनी, जहां उसे पता चला कि लैन क्लैन लीडर मतलब उसके मदर फादर को मून गॉडेस ने इसलिए सेक्रीफाइस करने के लिए कहा क्योंकि वो दोनों प्योर लव का सिंबल थे। उन दोनों की लव मैरिज थी और वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, एक दूसरे के मेट थे, वो डेस्टिनेटेड मेट। और उसी वजह से उन दोनों का सेक्रीफाइस मून गॉडेस ने मांगा। ये बात पता चलते ही शुयांग प्यार से भी नफरत करने लगा और साथ ही नफरत जो शाओ शिनचैन के खिलाफ थी उसके दिल में वो भी बढ़ने लगी प्यार की वजह से। और शाओ शिनचैन की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी, तो इसी बात को उसने जरिया बनाया। दोनों से वो नफरत करता था, प्यार और शाओ शिनचैन। तो अब उसी प्यार का इस्तेमाल करके वो शाओ शिनचैन को बर्बाद करना चाहता था। शाओ शिनचैन जब तक प्योर है तब तक उसकी चाहे लैन क्लैन हो या कल्टीवेशन वर्ल्ड एक अलग रिस्पेक्ट है, पर जैसे ही वो प्योरिटी डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा शाओ शिनचैन भी। यही सोच थी शुयांग की और उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। धीरे धीरे वो शाओ शिनचैन के करीब जाने लगा, उससे प्यार करने लगा। शाओ शिनचैन को ये बिलीव दिलाने लगा कि वो उससे प्यार करता है। शाओ शिनचैन एक प्योर सोल था, इनोसेंट था, दुनिया की मक्कारी, धोखेबाजी और ट्रैप्स से अनजान था, क्योंकि आज तक लैन क्लैन ने उसे बहुत सहज के रखा था। तो वो मासूम दिल धीरे धीरे शुयांग के हाथ में आने लगा। बचपन से ही शाओ शिनचैन शुयांग पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता था। उन दोनों को पता था कि उनमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। इवन शाओ शिनचैन शुयांग को अर्ग कहता था, अपना ब्रदर ही मानता था। पर धीरे धीरे शुयांग ने शाओ शिनचैन को अपने प्यार पर यकीन दिलाया। एज ब्रदर नहीं, एज अल्फा शुयांग शाओ शिनचैन के करीब जाने लगा। 18 ईयर्स कंप्लीट करते ही नॉर्मल ओमेगा की तरह ही शाओ शिनचैन की हीट आई, पर ऑब्वियसली उस हीट के पेन में लैन कुरैन ने शाओ शिनचैन को एक आइसोलेटेड प्लेस पर भेज दिया, जहां उसके साथ कुरैन के फर्स्ट नेफ्यू मतलब शुयांग के ब्रदर का मेट था, जिस पर कुरैन हद से ज्यादा बिलीव करते थे और वो वैसा था भी। उसने हीट के दौरान शाओ शिनचैन का अच्छे से ख्याल रखा और जब उसकी हीट खत्म हुई तो उसी ने शाओ शिनचैन को वापस लाया भी। ऐसे ही हर हीट में शाओ शिनचैन को एक्सट्रीम पेन होता, पर ऑब्वियसली उसे ये नहीं पता था कि अल्फा हीट में ओमेगा का साथ देते हैं ताकि उनका पेन कम हो सके।
और ये बात शाओ शिनचैन को बताई शुयांग ने। शुयांग ने शाओ शिनचैन को एक अल्फा ओमेगा का रिश्ता बताया, प्यार बताया, उन दोनों में बॉन्ड बताया, इवन फिजिकल रिलेशनशिप भी उनमें कैसे डेवलप होता है ये बात शुयांग ने शाओ शिनचैन को समझाई। मासूम दिल था वो, आज तक सिर्फ लोगों के लिए जीता आया था, सिर्फ लोगों को क्योर करना है, उनकी अच्छाई के बारे में सोचना है, यही सब कुछ था उसके माइंड में। पर जैसे जैसे ये चीज़ें उसे पता होने लगी, ऑब्वियसली एज ह्यूमन, एज ओमेगा, वो भी इन सब चीज़ों को लेकर क्यूरियस होने लगा। और जब शुयांग ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया तो ऑब्वियसली खुद को रोक नहीं पाया वो। डायरेक्टली उसने शुयांग को हाँ तो नहीं कहा, पर उस बारे में सोचते सोचते वो मन तो बना चुका था। नेक्स्ट हीट में जब उसके गग उसे उस अबेंडेंट प्लेस पर लेके जा रहे थे, तब शुयांग ने उन पर मैजिक कर दिया और ये सब शाओ शिनचैन की मर्जी से हुआ। उन्हें वही अनकॉन्शियस करके शुयांग शाओ शिनचैन को अपने साथ लेके गया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.